ये ताजीर नहीं, ये दीमक है। सितंबर 1780 जनूबी हिंदुस्तान के मैदानों में बरतानवी गरूर खाक में मिलने वाला था। टीपू सुल्तान की रॉकेटों ने आसमान को आग से भर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की नाकाबिले तस्खीर फौज पहली बार खौफ से कांप उठी। नामुमकिन है, एक हिंदुस्तानी रियासत ने हमें ऐसे शिकस्त दी। ये सिर्फ जंग नहीं थी बल्कि बरतानवी राज की तबाही का आगाज था। टीपू सुल्तान एक मामूली नवाब नहीं है, वो एक अजीम खातरा है। सितंबर 1780 की जो तपती सुबह जब पोलिलोर के मैदान में तारीख रकम हुई थी, जनरल हेक्टर मिनरो ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि टीपू की आतिशी तीर यानी मैसूरी रॉकेट बरतानवी बारूद के जखीरों को जहन्नम बना देगी। कर्नल बैली की पूरी फौज फना हो गई और नाकाबिले तस्खीर समझा जाने वाला हेक्टर मिनरो अपनी तोपें कांचीपुरम के तालाब में गर्क करके पीठ दिखाकर भागा। ये महज फतह नहीं थी बल्कि इसने लंदन के ऐवानों में ऐसा जल्जला मचा दिया जिसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई देती है। अंग्रेजों को टक्कर देने वाला ये शख्स टीपू सुल्तान था। लेकिन ये जंग कभी खत्म नहीं हुई थी। दिसंबर 1782 में मैसूर की किस्मत एक और नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। चित्तौड़ के करीब नरसिंगार अयान पेट के मकाम पर कैंसर के मोजी मर्ज ने मैसूर के बानी हैदर अली की जिंदगी का चराग गुल कर दिया था। टीपू को कहना अंग्रेजों को इस पाक सरजमीन से निकाल बाहर करे। लेकिन ये वो वक्त था जब दूसरी एंग्लो मैसूर जंग अपने अरूज पर थी और टीपू सुल्तान उन अंग्रेजों से बरसरे पैकार था। अंग्रेज खुद इस मौका की तलाश में थे कि कब मैसूर की क़यादत कमज़ोर हो। रियासत खाना जंगी और बरतानवी हमले से बचाने के लिए हैदर अली की मौत को एक रियासती राज रखा गया। उनके जस्ते खाकी को एक संदूक में बंद करके ऐसे मुंतकिल किया गया जैसे वो कोई कीमती सामान हो, ताकि फौज में बेचैनी न फैले। जब ये खबर मालाबार में मुकीम टीपू तक पहुंची तो वो एक शहजादे के तौर पर रवाना हुआ, लेकिन जब वो कैंप में पहुंचा तो वो सल्तनत खुदादाद का नया सुल्तान था। मैसूर जिंदा है। अब ये जंग सिर्फ सुल्तनत की नहीं, मेरे बाप की अमानत है। यहाँ तारीख ने एक अजीब मंजर देखा। 2 जनवरी 1783 को जब टीपू सुल्तान चित्तौड़ के करीब फौजी कैंप में दाखिल हुआ तो वहाँ कोई रेशमी कालीन नहीं बल्कि खून और पसीने से शराबोर सिपाही उसके मुंतजिर थे। उसने अपने वालिद के जनाजे पर आंसू बहाने के बजाय उनकी अधूरी तलवार थाम ली। तुम्हारी बहादुरी ही मेरा ताज है, अब हमें अंग्रेजों के खिलाफ डट कर लड़ना होगा। सामने खड़े होकर उसने रवायती ताज नहीं पहना बल्कि अपने सिपाहियों की वफादारी को अपना असल ताज करार दिया। यही वो लम्हा था जब तारीख ने उसे टीपू सुल्तान के नाम से पुकारा। फतह या शहादत, मैसूर पीछे नहीं हटेगा। वो कैसा हुक्मरान जिसने तख्त पर बैठने से पहले ही मैदान जंग को अपना मस्कन बना लिया था। टीपू जहाँ अपने बाप की मौत की वजह से मनगर में मौजूद था तो वहाँ उसे खबर मिली कि उसके बालिद का ले पालक बेटा अय्यास, जिसे हयात साहब का लक़ब दिया गया था, अंग्रेज से जा मिला है। उसने लालच में आकर जनरल मैथ्यूस को बग़ैर किसी लड़ाई के मैसूर का शाही ख़जाना और लाखों के हीरे जवाहरात उसके हवाले कर दिए। बैतनूर का किला अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जा चुका था। सुल्तान, अब हकीकत छुपाना नामुमकिन है। सल्तनत खुदादाद का साया उठ गया तो क्या गद्दारों ने अपना काम कर दिया या वक्त हमें आजमा रहा है? टीपू सुल्तान को इस चीज़ की खबर मन्नाकर में मिली। टीपू सुल्तान को जब ये खबर मिली तो उसने बैतनूर तक पहुंचने के लिए मगरबी दरवाजे का इंतहाई कठिन और दुश्वार गुजार रास्ते का इंतखाब किया। ये एक हैरानकुन और फौजी हिकमत अमली थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का ख्याल था कि इतनी बड़ी फौज इन पहाड़ों और जंगलों को इतनी तेज़ी से अबूर नहीं कर सकेगी। इसी बरकरफ्तारी की वजह से जनरल मैथ्यूस को संभलने का मौका ही न मिला। टीपू सुल्तान ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और बरतानवी सप्लाई लाइन को काट दिया। अंग्रेज भागने न पाए, अंग्रेज भागने न पाए। ये लड़ाई सिर्फ तोपखाने तक महदूद नहीं रही बल्कि किले की दीवारों पर खून रेज दस्त बदस्त लड़ाई भी हुई। अंग्रेज़ों के पास बिलाखिर ना खुराक बची थी
और ना ही मजीद लड़ने की हिम्मत। सर, राशन मुकम्मल खत्म हो चुका है, सिपाही भूख से गिर रहे हैं। तो फिर पैगाम लिखो, जंग बंदी या हथियार डालने की दरखास्त, हम मजीद नहीं लड़ सकते। इसकी वजह से जनरल मैथ्यूज को सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा। बिलाखिर 30 अप्रैल 1783 को जनरल मैथ्यूज ने सुल्तान की शराइत पर बैगनोर का किला खाली किया। सुल्तान, हमारे सिपाही भूख और बीमारी से टूट चुके हैं। जनरल, जंग मैदान में लड़ी जाती है, भूख से नहीं। हम हथियार डाल चुके हैं, हमारी ख्वाहिश सिर्फ अपने आदमियों की जान बचाना है। अगर आपकी फौज नज़्म ज़ब्त बरकरार रखे तो उन्हें महफूज तौर पर रवाना होने दिया जा सकता है। मैं इन शराइत को कबूल करता हूँ। तो फिर ये याद रखिए, मैसूर कमजोर नहीं। और मायदा हुआ कि फौज को महफूज रास्ता मिलेगा, मगर अंग्रेजों ने खजाना चोरी कर गद्दारी की। तकरीबन मई 1783 के आगाज तक मुज़ाकरात मुकम्मल हुए और जनरल मैथ्यूज ने अपनी बची खची फौज को साथ हथियार डाल दिए। मायदे की शराइत में ये था कि उन्हें महफूज रास्ता देने का वादा किया गया, लेकिन अंग्रेज किले का नया माल व असबाब और खजाना वहीं छोड़ देंगे। लेकिन जब फौज बाहर निकल रही थी तो तलाशी के दौरान उनके कपड़ों और बूटों में से किले का सोना और कीमती जवाहरात बरामद हुए। मायदे की संगीन खिलाफ वर्जी पर टीपू सुल्तान ने जनरल मैथ्यूज और उसके अफसरान को रिहा करने की बजाय जंजीरों में जकड़कर श्रृंगापट्टनम के जेलों में भेज दिया। मैथ्यूज, तुमने माहिदा तोड़कर अपनी किस्मत लिख दी। इन गद्दारों को बेड़ियां पहनाओ और अभी श्रृंगापट्टनम रवाना बैगनोर करो। की फतह के बाद सुल्तान का अगला हदफ मंगलोर था। मई 1783 को मैसूर की फौज ने समुद्री किनारे इस अहम बरतानवी चौकी का मुहासरा किया, जो 9 माह तक जारी रहा। मंगलोर मैसूर का एक अहम तरीन साहिली कला और बंदरगाह थी, जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। सुल्तान, किले के अंदर रस्त कम होती जा रही है। घेरा बरकरार रखो, समंदर और जमीन दोनों रास्ते बंद रहें। वो खुद हथियार ये डालेंगे। मुहासरा मई 1783 में शुरू हुआ और जनवरी 1784 तक जारी रहा। अंग्रेजी फौज फाका कशी पर मजबूर हो गई, लेकिन हथियार डालने से हिचकिचा रही थी। सर, 9 माह गुजर गए, इनाज खत्म हो चुका है। सिपाही जूतों का चमड़ा और तारीखदान घास लिखते हैं कि अंग्रेज घास और अपने जूतों के चमड़े तक खाने पर मजबूर हो गए थे। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान ने समुद्री रास्तों की भी नाकाबंदी कर दी थी, ताकि अंग्रेजों के लिए कोई बरतानवी कमक ना पहुँच सके। 9 माह और अनाज खत्म हो चुका है। हर तरफ सुल्तान की फौज है। अब हमारे पास क्या रास्ता बचा है? बिलाखिर तवील मुहासरे के बाद 11 मार्च 1784 में मुआहिदा बंगलोर पर दस्तखत हुई। हम जंग बंदी की शराइत कबूल करते हैं। ये मुआहिदा बराबरी की बुनियाद पर होगा। अंग्रेजों ने सुल्तान की बरतरी तस्लीम की और तमाम मकबूजा इलाके वापस करने पर मजबूर हो गए। ये मैसूर की बहुत बड़ी सफारती फतह थी। 9 माह और आखिरकार हमें पसपाई इख्तियार करना पड़ी। सुल्तान की हिकमत अमली हम पर गालिब आ गई। ये हिंदुस्तान की तारीख का आखिरी मौका था जब किसी हिंदुस्तानी रियासत ने अंग्रेजों को अपनी शराइत पर मुआहदे के लिए मजबूर किया, वरना जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे जिल्लत अमेज सुलह करार दिया था। ये मुआहिदा बरतानवी वकार के लिए एक तौहीन है। इस मुआहदे के तहत दोनों फ्री कैन ने एक दूसरे के कैदी रिहा किए। सुल्तान ने सैकड़ों बरतानवी अफसरान और सिपाहियों को रिहा किया जो श्रृंगापट्टनम में कैद थे। बरतानवी फौजों को मैसूर की तमाम इलाकों से पीछे हटना पड़ा जो उन्होंने जंग के दौरान छीने थे। ये टीपू सुल्तान की एक बहुत बड़ी फतह थी। बंगलोर की फतह के बाद अंग्रेजों की कमर टूट चुकी थी, लेकिन यहाँ टीपू को अंदरूनी बगावतों और हमसाया रियासतों से भी नबरदाज़मा होना था। एक तरफ रियासत की बका थी तो दूसरी तरफ मुतहिदा दुश्मनों का सैलाब। आज हम 2 मुहाजों का सामना कर रहे हैं, मगर हमारी सफ़े मुत्तहिद हैं। रफ्तार और नज़म हमारी ताकत है। दुश्मन को संभलने का मौका ना दो। 1786 को मराठे और निजाम हैदराबाद टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई ताकत से खतरा महसूस कर रहे थे। अपने खोए हुए इलाके, खासतौर पर कृष्णा और तंगबरा के दरमियानी इलाके वापस चाहते थे। टीपू सुल्तान ने मराठों की रवायती गुरिल्ला जंग का जवाब अपनी जदीद तरीन प्यादा फौज और बर्क रफ्तार हमलों से दिया। जिसके बाद मुआहिदा गजेंद्र घर हुआ। हम सरहदी तनाज़ुं को ख़त्म करने और अमन कायम रखने पर मुत्तफ़िक हैं। अमन ताकत के तवाज़ुन से कायम रहता है।
और आज हम इसे बरकरार रखते हैं। इस तवील कशमकश के बाद सुल्तान ने अपनी सफारती बसीरत का मुजाहरा करते हुए मरहटों के साथ सुलह कर ली ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद हो सके। लेकिन ये टीपू की बहुत बड़ी गलती थी। टीपू सुल्तान को एहसास था कि अंग्रेज जैसे आलमी ताकत से लड़ने के लिए रियासत का अंदरूनी तौर पर मजबूत होना लाजमी है। उन्होंने इन मकामी नवाबों और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो खुफिया तौर पर अंग्रेजों या मरहटों के साथ मिले हुए। उन्होंने मालाबार और गुरग के इलाकों में होने वाली मुसलसल बगावतों को अपनी फौजी कुव्वत के साथ कुचल दिया। उनका मानना था कि रियासत के अंदर रियासत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आस्तीन के सांप, नमक हरामी की सजा सिर्फ मौत है। ये जागीरदार मैसूर को फरंगियों के हाथों बेचना चाहते हैं। टीपू सुल्तान ने जागीरदारी निजाम खत्म करके जमीन का बराह रास्त ताल्लुक रियासत से कायम किया ताकि किसान खुशहाल हो सके और गद्दार नवाबों की ताकत का खात्मा हो अब सके। हमें जागीरदारों के जुल्म का खौफ नहीं रहा। सुल्तान चाहते हैं कि खेत आबाद रहें और किसान खुशहाल। इन इकदामात से जाहिर होता है कि टीपू सुल्तान सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक मुंतज़िम आला भी थे और जो जानते थे कि गद्दारों की मौजूदगी में बैरूनी दुश्मन से जीतना नामुमकिन है। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान ने अपनी सफारती कोशिशें भी जारी रखी। जब सुल्तान ने देखा कि मकामी ताकतें जैसे निज़ाम हैदराबाद और मराठे अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ देने में हिचकिचा रहे हैं तो उन्होंने आलमी सतह पर इत्तेहाद बनाने का फैसला किया। मरहटे और निजाम खुलकर साथ देने से गिरेज के रहे हैं तो फिर हमें अपने जोरे बाजू पर ही भरोसा करना होगा। सुल्तान ने अपने 3 अहम सफीर गुलाम अली खान, लुत्फ अली खान और मोहम्मद हनीफ को एक बहरी जहाज पर फ्रांस रवाना किया। बादशाह लुईस 16 से अंग्रेजों के खिलाफ फौजी इत्तेहाद और जदीद टेक्नोलॉजी का तबादला करना इस वफद का खास मकसद था। सुल्तान चाहते हैं कि फ्रांस हमें बरतानवी मुकाबले के लिए जदीद तोपखाना और टेक्नोलॉजी मुहैया करे। हम तुम्हारी दरखास्त पर गौर करेंगे। अगरचे पेरिस में सुल्तान के सफीरों का शाहाना इस्तकबाल हुआ और वहाँ की आवाम में टीपू का नाम एक लेजेंड बन गया। लेकिन बदकिस्मती से फ्रांस खुद अपने अंदरूनी इनकलाब की दहलीज पर था। इसकी वजह से वो सुल्तान को कोई बहुत बड़ी फौजी इमदाद फराहम न कर सके। दूसरी जानिब अंग्रेज भी टीपू सुल्तान को हर सूरत खत्म करना चाहते थे लेकिन उन्हें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो टीपू का हर मैदान में मुकाबला कर सके। लिहाजा उन्होंने चार्ल्स कॉर्नवालिस का इंतखाब किया। चार्ल्स कॉर्नवालिस बरतानवी अशराफिया का एक नुमाया नाम था। ये महज सियासतदान नहीं बल्कि एक मजा हुआ फौजी जर्नैल भी था। हिंदुस्तान आने से पहले वो अमरीकी जंग आज़ादी में बरतानवी अफवाज की क़यादत कर चुका था। अगरचे उसे वहाँ शिकस्त का सामना करना पड़ा लेकिन उसे तजुर्बा था कि ऐसे हालात से कैसे निपटा जाए। लिहाजा 1786 में उसे खसूसी इख्तियारात के साथ हिंदुस्तान भेजा गया ताकि वो बरतानवी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और कंपनी की साख की बहाली में अहम किरदार अदा कर सके। चार्ल्स कॉर्नवालिस का असल मकसद टीपू सुल्तान की ताकत को भी खत्म करना था। लिहाजा उसने आते साथ ही इस मिशन पर काम शुरू कर दिया। मैसूर का ये शेर बहुत धाड़ चुका। अब वक्त आ गया है कि टेपो का नाम तारीख के सफ़ों से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। चार्ल्स कॉर्नवालिस सिर्फ एक जर्नैल नहीं बल्कि एक साजिशी दिमाग था। इसने टीपू को घेरा तंग करने के लिए उसके अपने हमसायों को ही उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। मट्टी की मोहब्बत एक तरफ और सल्तनतों की लालच एक तरफ। कॉर्नवालिस समझता है कि वो मैसूर को मिटा देगा। उसे कहो शेर की एक दिन की जिंदगी गेदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। अब मैसूर के मैदानों में एक फैसला कुन जंग होने वाली थी लेकिन इस जंग में गद्दारी ने अपना काम दिखा सुल्तान दिया। की ताकत उसके कले में नहीं इसके राजों में है। ये रहा सरंगापट्टम का नक्शा। बहुत खूब। आखिर टीपू के साथ ही वो कौन गद्दार थे और टीपू सुल्तान को इस जंग पे अपनी आधी सल्तनत अंग्रेजों को देना पड़ी और टीपू सुल्तान को अपने दोनों बेटे तावाने जंग के बदले में अंग्रेजों के हवाले करने पड़े। टीपू सुल्तान ने अपने बेटों को आखिर कैसे इनसे रिहाई दिलवाई और कैसे मैसूर के लोगों ने अपने जेवरात तक टीपू सुल्तान के कदमों में निछावर कर दिए। इन वाक़यात की तफसील हम देखेंगे अगली किस्त में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।